तो ये वाले में इसमें मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। मेरा पर्पस ये है कि कुछ क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं ना, और वो फ्यूचर में सॉल्व किए जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस एक बार ज़रूर देख लेने चाहिए, ठीक है? तो मैंने कोशिश करी है कि वो क्वेश्चंस मैं बता दूँ। और दूसरी चीज़ है कि कुछ क्वेश्चंस मान लो मेरे को लगता है कि यहाँ एक पैटर्न है, जल्दी सॉल्व हो सकता है वो, ठीक है? तो वो कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं मैंने। बाकी सबकी अपनी-अपनी एपेटाइट होती है, ठीक है? कोई किसी का 4 रोटी में पेट भरता है, किसी का 2 में भरता है, और सबका अपना-अपना एब्ज़ॉर्प्शन की भी कैपेसिटी होती है। कोई जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, कोई लेट एब्ज़ॉर्ब करता है, कोई मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई पीएनसी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, कोई नंबर सिस्टम कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन मेरे हिसाब से जो-जो चीज़ें बन सकती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? वो मेरे लिए कुछ होंगे 17-18, कुछ 20-25 क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा ही होंगे 20-25, क्योंकि 32 तो पेज ही हैं, तो होंगे 50-50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो अभी देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम का हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ठीक है? वो या तो यूनिट डिजिट की तरफ से पूछ लेगा, या फिर वो ये पूछेगा कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है? या फिर इसके अंदर कितने वो है, प्राइम फैक्टराइजेशन करवा देगा उसकी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें, जैसे इसी साल पूछा था 35 की पावर n वाला, वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला है। फिर रिमाइंडर थ्योरम में जैसे यूनिट डिजिट पूछ लेता है कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 9, मतलब ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसे करके रिमाइंडर थ्योरम वाले, और फिर कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि मान लो 3 की पावर 10 को डिवाइड करना है 7 से, तो क्या रिमाइंडर आएगा, ठीक है? कैलेंडर क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो बेसिक पता होना चाहिए। इसमें क्या है ना, मैथमेटिकल कंसेप्ट है बाइनोमियल थ्योरम का। बाइनोमियली अगर आप किसी भी टर्म को एक्सपैंड करते हो ना, तो उसका कुछ होता है, वो मल्टीपल बन जाता है और बाद में डिलीट हो जाता है। लेकिन हमें उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बताऊँगा बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व करने के लिए, उतना सफिशिएंट है। तुमको एग्ज़ैक्ट जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बाइनोमियल थ्योरम से वो आ रहा है, ठीक है? तुम्हें सिर्फ रिज़ल्ट जानने की ज़रूरत है। 3 स्टेप प्रोसेस है उसका, वो 3 स्टेप प्रोसेस लगाओगे, मोस्टली रिमाइंडर के थ्योरम तुम्हारे बन जाएँगे, ठीक है? तो अब आते हैं 1 सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर 31 दे देता है अगर इसको हम कुछ नंबरों से डिवाइड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर 31 रिमाइंडर दे रहा है, तो अगर मैं इसमें से 31 माइनस कर दूं तो वो डिवाइजर होगा कंप्लीट, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के डिवाइजर ही निकालने हैं, तो 31 माइनस करके इसके डिवाइजर्स निकालो। अब हिंट, ट्रिक इसके अंदर ये है कि रिमाइंडर 31 आना चाहिए। अगर आप ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे जो 31 से छोटा है, ठीक है, तो 31 रिमाइंडर कभी नहीं आ सकता। आपको जो डिवाइजर लेना है वो बड़ा बड़ा होना चाहिए, 31 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालो 155 के, टोटल डिवाइजर्स जो भी आएंगे तुम्हारे 2 इंटू 2 इंटू 2। ये कैसे आएंगे कि टोटल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तुमने। प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद अब तुम 3 को सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, 5 को सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, 7 को सिलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, तो ऐसे करके 16 बनेंगे टोटल। अब इसमें से तुमको एक्सेप्शन हटाने, और 16 ऑप्शन देता है ना, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है? तो लोग ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर तुरंत, तत्काल प्रभाव से। उसने दिया नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब वो चाहता था कि तुम लोग सही सही कर दो इस क्वेश्चन को। तो इसमें ये समझ आ गया ना 16 कैसे आ रहा है डिवाइजर्स। बात इसमें दिक्कत क्लास में यही है कि अब मैं कितनी फास्ट जाऊँ, कितनी स्लो जाऊँ, मुझे नहीं पता। बस जल्दी से हाँ हाँ या ना कर दो। ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला समझ आ रहा है ना, क्या क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बताओ भाई। आवाज नहीं आ रही क्या? पीएनसी बेसिक, अच्छा। पीएनसी बेसिक यार, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेट से मेरे पास 4 लोग हैं, ठीक है? ये लेट से 4 लोग हैं, एक है 3 बंदा है, एक 5 बंदा है, एक 7 बंदा है, एक 11 बंदा है। 4 लोग हैं मेरे पास, 11, 7, 5 और 3, ठीक है? अब मेरे को लेट से मैं कितनी वेज में इनके सिलेक्शन कर सकता हूँ इन बंदों का, ठीक है? मेरे को लेट से एक ही बंदा चुनना है, इन चारों में से एक बंदा चुनना है, तो मैं कितने कितने तरीके से चुन सकता हूँ? मेरे पास 4 बंदों की एक मैं वो है, मान लो 4 4 तरीके से चुन सकता हूँ, ठीक है? किसी को भी एक-एक 4C1, सबको एक-एक लेना है। 4 बंदे हैं, मेरे को एक सिलेक्ट करना है, तो मैं चारों में से किसी को भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने 11 को सिलेक्ट किया, एक तरीका हो जाएगा, 7 को सिलेक्ट किया, एक तरीका हो जाएगा, 5 को किया, एक तरीका, 3 को किया, एक तरीका। अगर मेरे को मान लो 2 सिलेक्ट करने हैं, इस ग्रुप में से, 4 लोगों के ग्रुप में से मेरे को 2 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो 4C2, ठीक है? ये समझ आ रहा है ना रोहित? याद कर लो, अगर टोटल नंबर्स मान लो तुमको दिया हुआ एक बैग दिया हुआ है, उसमें तुम्हारे को मान लो 10 बॉल्स हैं, 10 की 10 डिफरेंट बॉल्स होने चाहिए। अगर सेम बॉल्स होती है तो नहीं बनता ये 4C1,
डिफरेंट बॉल्स, अब यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंट है ना नंबर्स, 11 7 5 3, ये सारे सारे डिफरेंट नंबर्स हैं, आइडेंटिकल नंबर्स नहीं है, डिस्टिंग्विश नंबर्स है। तो जब डिफरेंट बॉल्स होती हैं उसमें सिलेक्ट करने की केसेस क्या होंगे, अगर एक सिलेक्ट करना है तो 4C1, दो सिलेक्ट करना है तो 4C2 और तीन करना है तो 4C3। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, देखो बेसिक एनसी पीएनसी की कैलकुलेशन बताता हूँ एक बार। जैसे लेट से मान लो तुमको क्या हुआ, हाँ जैसे 4C2 है, ठीक है 4C2 है, 4C2 को इसको ऐसे करते हैं, 4C2 है तुम्हारा, ठीक है 4C2 को ओपन करने के लिए ना नॉर्मली तुमको पता होगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ऐसे खोलते हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारा होगा मान लो 6C3, ठीक है, तुम इसको कैसे खोलते हो, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल ऐसे खोलते हो ना, ये पता है ना फैक्टोरियल ओपन कैसे करते हैं। हाँ ठीक है, अब इसको इसको छोटे में ओपन करने का तरीका बताता हूँ, इसको छोटे में कैसे ओपन करते हैं, मतलब इसकी कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं। इसके अंदर ना तुम ये करो कि 6 को ना 3 बार खोलो, 6 को मतलब 6 का एक छोटा किया 5, उसका एक छोटा किया 4, तीन डिजिट्स खुल गए ऊपर, ठीक है, नीचे 3 भी नीचे ही खुलेंगे। जैसे 3 को जब 3 को फैक्टोरियल टर्म्स में खोलोगे तो 3 2 1 आएगा, अब 1 के बाद कुछ आ नहीं सकता, तो नीचे 3 नंबर खुले, ठीक है, ऊपर भी तुमको 3 नंबर तक ही खोलना है, आगे 3 2 1 नहीं खोलना, क्यों, क्योंकि वो जब 3 2 1 ये होगा ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेट से मान लो मेरे को 11C4 खोलना है, तो वो कैसे खुलेगा, 11 को मैं 4 बार खोलूंगा, ठीक है, 11 10 9 8 बाय 4 3 2 1, ये समझ गए ना इसको कैसे खोलते हैं। हाँ 3 फैक्टोरियल कट जाता है, तो इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है कैलकुलेशन करने का, ये समझिए बस। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, अब ऐसे करके ना तुम्हें मदद होगी कई बार, क्योंकि एक तो बेसिक कॉम्बिनेशन का इसका मतलब पता हो तुमको, ये पता होने के बाद कई बार लंबा सा हो जाता है तो उसको सॉल्व, जैसे आगे एक क्वेश्चन आएगा, एक कप और टी वाला क्वेश्चन है, उसमें आएगा 9C मान लो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल बाय 6 3 फैक्टोरियल, तो काटा पीटी के अंदर हेल्प होती है। तो इसमें अब सिंपल ये काट दो, ये मान लो ये 24 है, 24 को इसको यहाँ से 3 आया, इसको 3 को 3 काट दिया, फिर ये 30 हुआ, 30 के बाद ये 330 हो गया, समझ रहे हो, तो ये बात है। अब इसमें क्या है, ये हो गया। अब इसमें अब तुमको क्या समझना है, पीएनसी में एक बात तुमने ये समझ ली कि मान लो मेरे पास 4 लोगों का मेंबर था, ठीक है, ये 4 लोग थे, इनमें से मेरे को एक सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो 4C1, अगर 2 करने हैं तो 4C2, 3 करने हैं तो 4C3, चारों को चारों करने हैं तो 4C4, 4C4 इज इक्वल टू 4C0 भी होता है, ठीक है, मतलब एक ये फॉर्मूला होता है NCM इज इक्वल टू NCN माइनस M, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें तुमको क्या करना है, ये अब ये तुमको पता चल गया सिलेक्शन करने का तरीका क्या होता है ना। अब जैसे लेट से तुमको मैंने तुमको बोला कि इसमें से तुमको वो करना है, ये मेरे पास 4 लोग हैं, ठीक है, ये मेरे पास 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे को ऐसा सिलेक्शन करना है कि मैं कितने भी बंदे ले सकता हूँ, मैं कोई बंदा भी सिलेक्ट ना करूँ, मैं एक 0 बंदे सेलेक्ट करूँ, मैं एक बंदा सेलेक्ट करूँ, 2 बंदे सेलेक्ट करूँ, 3 सेलेक्ट करूँ, 4 सेलेक्ट करूँ, चारों को चारों सेलेक्ट कर लूँ, मेरे पास ऑप्शन है, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कितने भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे को 0 सेलेक्ट करने हैं तो कितने केसेस में सिलेक्ट होंगे, 4C0, अगर 1 करने तो 4C1, 2 करने तो 4C2, 3 करने तो 4C3, 4 करने तो 4C4, ठीक है। अब ये सारे इन सबको जब ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारे 2 की पावर 4, ये बाइनोमियल थ्योरम से आता है, जरूरत नहीं समझने की, बस तुमको इतना समझने की जरूरत है कि अगर मैं बोलूं कि यू हैव टू सिलेक्ट एनी वन, तो तुम बोलोगे 4C1, अब मैं बोलूं यू हैव टू सिलेक्ट मोर देन मतलब मोर देन 0, यू हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1, कोई भी एक सिलेक्ट करना है, तो तुम ये इतने सारे तरीके में सिलेक्ट कर सकते हो, तुम कोई भी सिलेक्ट ना करो, मतलब मैं बोलूँ मोर देन 1 बोले तो 0 वाला केस हट जाएगा, तो तुम 1 सिलेक्ट कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। ये बात समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो इसमें टोटल केसेस डिवाइड हो जाते हैं, है ना। अब देखो, अब क्या करना है, ये तुमको समझ आ गया। अब इसको या तो तुम ऐसे ऐसे काउंट कर लो जैसे मैंने किया, है ना, कि भाई एडिशन कर करके, या तो ऐसे ऐसे काउंट कर लो एडिशन कर करके कि मेरे को अब तुम्हारे पास डिवाइजर्स आ गए, अब तुमको इसके टोटल डिवाइजर्स निकालने हैं। तुमको ये पता चल गया जो 1155 है ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन तुमने कर लिया। प्राइम, जब भी नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसी भी टर्म के निकालने होते हैं, किसी भी नंबर के निकालने होते हैं, उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ते हो तुम। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया मैंने, सारे नंबर प्राइम नंबर हैं यहाँ पे, 3 5 7 11 सारे नंबर प्राइम है, ठीक है। अब इसके बाद मेरा ये काम बचा है कि मेरे को नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने। नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं इनमें से कोई भी, मतलब इनमें से या तो 0 सेलेक्ट करूं या 1 सेलेक्ट करूं, 2 3, मतलब एटलीस्ट
मेरे को कोई एक सेलेक्ट करना है या कोई जीरो सेलेक्ट करना है, मतलब क्या है इसको मैं बोलूँ, मेरे को जब इनमें से सिलेक्शन करना है ना डिवाइजर्स के लिए, तो आई हैव टू सिलेक्ट जीरो और मोर, तभी डिवाइस, मान लो मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, ना 11 किया ना ये किया, तो मेरा डिवाइजर बन जाएगा 1, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट नहीं किया मैंने, मान लो कोई एक सिलेक्ट कर लिया, मतलब 3 सिलेक्ट कर लिया, तो 3 भी डिवाइजर है इसका, क्योंकि पैन फैक्टराइजेशन से आया, 5 किया तो 5 भी है, 7 किया तो 7 भी है, 11 किया तो 11 भी है। तो अगर मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करूंगा तो आंसर 1 आएगा, अगर मैं कोई एक सिलेक्ट करूंगा तो 3, 5, 7, 11 ये आंसर आ सकता है, अगर मैं कोई भी 2 सिलेक्ट करूंगा तो मतलब 11 इंटू 7 हो सकता है, 11 इंटू 5 हो सकता है, 11 इंटू 3 हो सकता है, 7 इंटू 5 हो सकता है, ऐसे ऐसे करके हो सकता है, ठीक है, ये 4 नंबर है, इन चारों में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, जब 2 सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइजर बनाऊंगा, ठीक है। तो बस इसमें सिंपल सी बात है, अब तुमको डिवाइजर्स आ गए, अब टोटल डिवाइजर निकालने के लिए तुम इसको सेलेक्ट करो ना करो, ठीक है, तुम इसको या तो सेलेक्ट करोगे या नहीं सेलेक्ट करोगे, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, 2 ऑप्शन ले लिए, इसको सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, 2 ऑप्शन आ गए, इसको करोगे या नहीं करोगे, 2 हो गए, इसको करोगे या नहीं करोगे, 2 हो गए, ठीक है। अब तुमको सारे के सारे काम एक साथ करने हैं, ये बात समझो, जब भी तुमको सारे काम एक साथ करने होते हैं ना, एंड मतलब तुमको, जेट से मेरे मैं बोलूँ कि तुमको यहाँ से मान लो मैं करनाल बैठा हूँ, ठीक है, मेरे को करनाल से लेट से गुड़गांव जाना है, ठीक है, और मेरे को दिल्ली होके जाना है, ठीक है, तो मेरे को पहले करनाल से दिल्ली जाना पड़ेगा, फिर दिल्ली से गुड़गांव जाना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को करनाल से पहले, इसको ऐसे समझो, जब पीएनसी समझा रहे हैं तो खर्चा इतना हुआ तो कर ही देते हैं, मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ करनाल में, ठीक है, मैं यहाँ करनाल में बैठा हूँ, मेरे को यहाँ दिल्ली है, यहाँ मेरे को गुड़गांव जाना है, ठीक है, अब मेरे को गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए, करनाल से दिल्ली जाने के लिए से मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक है मेरे बस से जा सकता हूँ, एक है मान लो मैं बाइक से, मैं मान लो ट्रेन से जा सकता हूँ, और दिल्ली से गुड़गांव जाने के लेट से मेरे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, 3 ऑप्शन मतलब मैं अपने दोस्त, लेट से मैं बाइक पे जा सकता हूँ, और मैं लेट से फ्लाइट से जा सकता हूँ, और लेट से मैं इसमें जा सकता हूँ, और क्या दूसरा ऑप्शन कुछ भी ले लो, कार से जा सकता हूँ, ठीक है, ये करनाल है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को बीच में दिल्ली भी जाना है, दिल्ली से होते हुए मेरे को गुड़गांव जाना है, तो दिल्ली जाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो बस या ट्रेन, और दिल्ली से गुड़गांव जाने के मेरे पास 3 रास्ते हैं, बाइक, फ्लाइट और कार। अब मेरे को करनाल से गुड़गांव जाना है तो मेरे पास कितने ऑप्शन है, मेरे को ये बताओ, चलो इसको काउंट करने से पहले तुम मेरे को बताओ, करनाल से दिल्ली जाने के मेरे पास कितने ऑप्शन है? रोहित, करनाल से दिल्ली जाने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 2, है ना। अगर मेरे को दिल्ली से गुड़गांव जाना है तो कितने ऑप्शन है? 3, ठीक है। और अगर मेरे को मान लो मैं तुमसे कंडीशन हटा दूं, ठीक है, कि मेरे को दिल्ली नहीं जाना, ठीक है, मेरे को दिल्ली नहीं जाना, मेरी मर्जी में दिल्ली जाऊं या ना जाऊं, तो मेरे पास गुड़गांव जाने के कितने ऑप्शन है? नहीं, तब तो मैं दिल्ली 6 तब होंगे जब मेरे को दिल्ली जाना ही है, कंपलसरी है मेरे को दिल्ली जाना। अगर मैं दिल्ली हटा दूं ना तो मैं, तुम नहीं बता सकता मैं कैसे भी जा सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तुमने करनाल को करनाल टू गुड़गांव का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया मैंने, ठीक है, तो उसमें हम नहीं बता सकते आंसर। लेकिन अगर मेरे को, मैं तुमको बोलूँ कि मेरे को दिल्ली जाना ही जाना है ना, दिल्ली जाना ही जाना है, दिल्ली से होके जाना है गुड़गांव, तो मेरे को पहले ही, मान लो मैंने बस चुनी यहाँ से, ठीक है, मैंने बस चुनी, ठीक है, बस के बाद मैं 3 ऑप्शन है मेरे पास, बाइक, फ्लाइट और कार। अब मान लो मैंने ट्रेन चुनी, तो ट्रेन के बाद भी 3 ऑप्शन है मेरे पास, बस, ये मतलब बाइक, फ्लाइट और कार, ठीक है, 3 ऑप्शन ट्रेन के हो गए, 3 ऑप्शन बस के हो गए, ठीक है, तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 6, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, हर इसके इनिशियल ऑप्शन जो था ना मेरे पास, इनिशियली मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, बस और ट्रेन, हर एक इनिशियल ऑप्शन के लिए आगे के जितने भी ऑप्शन है ना, वो सारे ऑप्शन मेरे पास काउंट होते हैं, बस के लिए भी 3 आ रहे हैं, ट्रेन के लिए भी 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 1 और 2, 2 ऑप्शन है, और यहाँ कितने हैं? 3। तो इसको हम, जब भी हमको दोनों काम एक साथ करने होंगे ना, दोनों काम एक साथ मतलब मेरे को दिल्ली के थ्रू ही जाना है, मेरे को दिल्ली भी जाना है, मेरे को दिल्ली से फिर गुड़गांव जाना है, दोनों काम एक साथ करने हैं, तो पुराने जितने ऑप्शन होंगे, है ना, पहले दिल्ली जाने के जितने ऑप्शन हैं मल्टीप्लाई बाय गुड़गांव जाने के कितने ऑप्शन हैं? 3, ठीक है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, जब मेरे को दोनों काम एक साथ करने होते हैं, ठीक है, ये काम हो गया जब मेरे को 2 काम एक साथ करने होते हैं। अब मान लो मेरे को कई बार होता है मेरे को 2 काम एक साथ नहीं करने, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी करूँ, जैसे मर्जी का मतलब क्या है, मान लो मैं करनाल में बैठा हूँ, मेरे को दिल्ली जाना है, ठीक है, तो बस, ट्रेन और मान लो ये कार, ठीक है, ये कार। अब मेरे पास कितने ऑप्शन है करनाल दिल्ली जाने के? 3 ऑप्शन हैं, है ना। तो मतलब मैं, अब इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें ये नहीं कर रहा कि मेरे पास बस जाने का एक ऑप्शन है 1 और ट्रेन जाने का *1 ये सारे के सारे एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं, एक ही काम के अंदर आ रहे हैं, वर्क एक ही है, जॉब, इसको जॉब समझो, तुम्हारा जॉब है, ये पहली जॉब थी
करनाल से दिल्ली जाने की, दूसरी जॉब है दिल्ली से गुड़गांव जाने की, ठीक है, ये जॉब 1 है, ठीक है, ये जॉब 2 है, ठीक है, तुम्हें जॉब 1 भी करनी है, जॉब 2 भी करनी है तो इनटू होगा। अगर तुम्हें जॉब 1 या जॉब 2 दोनों में से कोई भी एक काम करना है तो एडिशन होता है, ठीक है। मान लो मैं तुमको बोलूं कि जैसे तुम मान लो बीटेक करके आए, मान लो मैं बीटेक करके आया, ठीक है, मैं बीटेक करके आया, बीटेक करने के बाद मैं एमबीए में भी जा सकता था, मैं सिविल सर्विसेज में आ सकता था, मैं मान लो जॉब कर सकता था, प्राइवेट जॉब कर सकता था, ठीक है, ये 3 ऑप्शन थे मेरे पास, ठीक है। और एमबीए करने के बाद मान लो मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं एमबीए करने के बाद तो आईआईएम चला जाऊं मैं, या फिर मैं मान लो कोई भी गुड़गांव का जो वो था, गुड़गांव का कोई सेंटर है, मैं उसको वहां से कर लूँ, लोकल मान लो प्राइवेट कॉलेज से कर लूँ, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ मेरे पास करियर ऑप्शंस टोटल कितने हैं, और मान लो सीएससी के बाद भी मेरे पास लेट से कोई ए और बी ऑप्शन है, और प्राइवेट के बाद मेरे पास मान लो 1 2 3 ऑप्शन है, सी डी ई। अब मेरे पास बताओ मेरे पास टोटल करियर ऑप्शंस कितने हैं? इसमें मैं एडिशन नहीं कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना है, मैंने तुमको बताया ही नहीं मेरे को जाना कहाँ है, मेरी मर्जी में जाऊं नहीं जाऊं। अगर मैं तुमको बोलूंगा ना मेरे को ए तक जाना है, ए तक जाना है, तब मेरे पास मैंने कंडीशन लगा दी कि सीएससी तो मेरे को करना ही पड़ेगा, तभी मैं ए पे जा सकता हूँ, क्योंकि ए तक जाने के लिए मेरे को सीएससी के थ्रू गुजरना पड़ेगा। जब मेरे को किसी चीज के थ्रू गुजरना पड़ता है, मेरे को दोनों काम एक साथ करने होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दो एक काम में चॉइस है मेरे पास, मैं ये करूँ या ये करूँ, तब एडिशन होता है, ठीक है। अभी इसके क्वेश्चन आएंगे तो बताऊंगा। एडिशन वैसे ज्यादातर यूज नहीं होता है, तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उसमें मल्टीप्लीकेशन यूज होता है। अभी इसको बाद में देखेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो और बताते हैं। अभी तुम बस ये समझो इसके अंदर क्या है। अब इस क्वेश्चन में ये चीज समझो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये तुमको बोल रहा है कि तुमको इसमें ये बताना है, तुम्हारे पास ये नंबर है, ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर ये आ रहा है, मतलब इस नंबर के तुमको डिवाइजर निकालना है, इस नंबर के डिवाइजर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब मैं इस नंबर को सिलेक्ट करूं या ना करूं, 2 ऑप्शन है। इस नंबर को सिलेक्ट करूं या ना करूं, 2 ऑप्शन। इसको करूं ना करूं, इसको करूं ना करूं, मेरे को काम सारे के सारे करने हैं, है ना, क्योंकि चॉइस मेरे को ये जॉब भी है मेरे पास करने के लिए, मेरे को सारी जॉब्स करनी है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे को ये वाली जॉब 1 भी करनी है, जॉब 2 भी करनी है, जॉब 3 भी करनी है, जॉब 4 भी करनी है, चारों जॉब्स करनी है मेरे को। मैं किसी भी, मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैंने जॉब 1 करी और फिर उसके बाद मैं चुपचाप बैठ गया, फिर ये बात 5 7 3 बोलेंगे भाई तूने मेरे से तो बात ही नहीं करी। जब डिवाइजर्स निकाल रहा है ना, मान लो तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो माँ और बाप दोनों की सुनोगे ना। अगर मान लो कोई करियर डिसीजन लेना है तो माँ और बाप दोनों की सुनोगे, है ना, गर्लफ्रेंड की भी सुनोगे, जो भी तुम्हारे पार्टी होंगे, तुम्हारे स्टेक होल्डर्स होंगे, सारे स्टेक होल्डर्स की सुनोगे ना। तो इन सबका अपना स्टेक है इसके डिवाइजर्स के, ये सारे डिवाइजर्स हैं, सारे इसके पार्ट हैं। तो अगर तुमको फाइनल डिसीजन लेना है 1155 के बारे में, तो तुम्हें सारे डिवाइजर्स के साथ एक बात करनी पड़ेगी, तो सारे के सारे काम एक साथ करने हैं। जब सारे काम एक साथ करने हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये फालतू में खींच दिया, आधा घंटा लग गया इसके अंदर, जरूरत थी नहीं, लेकिन चलो ठीक है। फिर भी तो सारे काम मेरे को एक साथ करने हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो ये आ गया 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 4 आ गई। इसको तुम वैसे भी समझ सकते हो कि लेट से ये मैंने तुमको मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाया। अगर तुम इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं समझ रहे तो तुम समझो कि मैं चारों में से कोई भी सिलेक्ट ना करूं, 4C0, मैं चारों में से कोई एक कर लूं, 4C1, चारों में से कोई 2 कर लूं, चारों में से कोई 3 कर लूं, चारों के चारों कर लूं, ठीक है। 4C0 क्या होता है 1, ये क्या होता है 4, ये क्या होता है 6, ये क्या होता है 4, ये क्या होता है 1, ये 6 कैसे होता है 4C2, 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये काटा, ये 6 आ गया, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे एक साथ मेरे को काम करने हैं। अब देखो ये इसमें एडिशन कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि या तो मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम करूंगा, या ये, मतलब या आ रहा है, मेरी मर्जी है मैं कहाँ कहाँ जाऊं, ठीक है। मैं तो मेरी मर्जी में यहाँ से दिल्ली जाऊं, बैंगलोर जाऊं, पुणे जाऊं, जहां मर्जी जाऊं, ठीक है। लेकिन मेरे को अगर गुड़गांव जाना है तो मेरे पास कंपल्शन है कि मेरे को दिल्ली के थ्रू ही जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें मेरे को मेरी मर्जी है, मैं या तो कोई भी एक सेलेक्ट करूं, अगर एक सेलेक्ट करूं तब भी डिवाइजर मिल जाएंगे। 4 कर रहा हूँ, एक कर, समझ रहे हो ना। तो इसमें सारे काम ये करूंगा तो इसका आंसर देखो टोटल कितना आ रहा है, 10 11 16, मैच कर गया ना आंसर। कंफ्यूजन हो रही है नहीं? बड़े टाइम बाद कर रहा हूँ यार, ये ऑन द स्पॉट ही मार रहा हूँ, इसलिए पता नहीं समझ आ रहा होगा या नहीं तुम लोगों को, लेकिन ठीक है चलो। तो ये तुम लोगों को समझ आ गया ना, इसके नंबर ऑफ डिवाइसेस 16 कैसे। ऐसे ही मान लो मैं तुमको प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं, लेट से मान लो कोई नंबर लो, मान लो 156 नंबर लिया मैंने, ठीक है। 156 के डिवाइजर्स क्या होंगे, मैंने 2 निकाला तो कितना बचेगा, 28 और 50, 28 और 50 78,
नहीं 78 नहीं, 20 कितना होगा इसका, 160, हाँ 78 बचेगा। सेवन, इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, पहले 4 से करते हैं। तो 4 से आएगा 3 और 9, 3 39, ये तो सीधा ही हो गया यार, 120 और 36, ये तो वैसे ही बन गया। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये बने, ठीक है, 39 प्राइम नंबर होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ये, ठीक है। तो अब मेरे को इसके डिवाइजर बताओ कितने हो सकते हैं 156 के टोटल, टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे 156 के? 13, 16 कैसे होंगे? अच्छा 13 इंटू 39 प्राइम नंबर नहीं है क्या? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। ऐसी छोटी मोटी गलतियां मैं ऑप्शनल में करता था, फिर मैं बोलता हूँ मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो इसमें 4 लोग हैं, ठीक है, तो हर किसी को सेलेक्ट करने का एक ही मतलब एक, या तो मैं इसको सेलेक्ट करूँ, ना करूँ, ना करूँ, ना करूँ, 16 ऑप्शन आ गए। अगर तुम्हें ऐसे ऐसे देखना है तो ऐसे देख लो, नहीं तो इसको 4C0, 4C1, 4C सबको ऐड करके देख लो, ठीक है। तो इसके भी कितने 16 डिवाइजर्स आ गए। अब इसमें क्या करना है तुमको, इस क्वेश्चन के अंदर मेन बात क्या है, इस क्वेश्चन में बात यह है कि तुमको ऐसे डिवाइजर्स चुनने हैं जो 31 से छोटे होने चाहिए, मतलब 31 से बड़े होने चाहिए। अगर 31 से छोटा डिवाइजर होगा तो वो 31 को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इसके टोटल डिवाइजर 16 है। अब ये डिवाइजर्स काउंट करो जो 31 से बड़े हैं। 31 से बड़े काउंट करने से अच्छा है उल्टे काउंट करो जो 31 से छोटे हैं। 31 से छोटे कौन से होंगे? एक 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, 4 ऐसे मिल गए, और एक 15 मिल जाएगा मेरे को, है ना। 15 मिल जाएगा मेरे को। इसको अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा, तो अगर मैं 3 को 7 से जोड़ूंगा तो 21 मिल जाएगा। 3 को 11 से जोड़ूंगा 33, वो नहीं आएगा, काउंट नहीं होगा। अब मैं 5 के बाद 5 को 3 से जोड़ दिया, 5 को फिर मतलब ये 6 ही बचेंगे, ठीक है। एक और आएगा क्या कोई? हम्म, 6 ही है, ठीक है ना। तो बस अब इसमें देख लो, इसमें आंसर क्या तुमको बताना है कि टोटल डिवाइजर 16 है, ठीक है। अब तुमको ये करना है, इसमें एक और काटना पड़ेगा कोई, 1 भी आएगा, 1 ले लिया, 1 भी आएगा, 7 आएंगे। 1 भी तो छोटा है ना, मैं कोई भी सिलेक्ट ना करूँ, ठीक है। तो इसलिए इसका 10 ऑप्शन, 10 अगर 10 ऑप्शन होता ना तो एक और फिर मेरे जैसे बच्चे मारे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। 10 भी नहीं दिया इसने, तो आंसर 9 आएगा इसका। सवाल है ये वाला परसेंटेज वाला, इसमें क्या है, मैंने बस एक ही चीज़ सिखानी थी इसको, परसेंटेज मतलब इसका रेशो याद करना स्टार्ट कर दो कि अगर मैं किसी चीज़ को 20% ड्रॉप कर रहा हूँ तो वो 1 की जगह 4/5 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है 1 की जगह 4/5? परसेंटेज कुछ कुछ परसेंटेज याद कर लो। जैसे कुछ परसेंटेज, मतलब अगर मान लो मैं 1 को 100 बोलता हूँ, ठीक है, तो मेरा 1/2 कितना होगा? 50। 1/4 कितना होगा? 25। 1/5 कितना होगा? 20। 1/6 कितना होगा? 16.66, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिक 3/4 कितना होगा? 75, है ना। 3/5 कितना होगा? 60। ये समझ आ रहा है ना। तो रेशोज में याद करना सबसे आसान होता है। रेशोज में अगर तुम याद करते हो ना परसेंटेज को, तो 20% मतलब 1/5, ठीक है। 1/5 से रिड्यूस किया है, 1 के अंदर 1/5 रिड्यूस किया तो 4/5 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, है ना। अब देखो, अब क्या है इसके अंदर कि बस कुछ नहीं। अब देखो इसमें ये बोल रहा है कि कोई एक आइटम था, ठीक है, उसका मान लो प्राइस 1 था, ठीक है, उसको मैंने 20 से रिड्यूस कर दिया, तो मतलब उसको 4/5 कर दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद वो बोल रहा है उसी प्राइस को 20, जो ये इफेक्टिव प्राइस था उसका 25% इंक्रीज कर दिया, मतलब 5/4 कर दिया उसका, है ना। क्योंकि 25 कितना होता है? 1/4। 1 के अंदर 1/4 जोड़ूंगा तो 5/4 आएगा, ठीक है। अब ये कट जाए, इफेक्टिव प्राइस कितना होगा? ये 5 से कट जाएगा, आंसर 1। 1 मतलब ओरिजिनल प्राइस भी 1 था, बाद में भी 1 आ रहा है, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज कितना है? 0। ये इजी है, मतलब अगर कई बार मुश्किल हो जाता है, कई बार वो बोल देगा 10% चेंज हो जाए। जैसे इसका क्वेश्चन बना लेते हैं अपने एक, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, कि लेट्स से मैं अगर तुमको बोलता हूँ, तुम लोग क्या करते हो, तुम वो भी आसान, वो भी एक सही तरीका होता है कि 100 होगा, तुम 100 को मान लो मैं बोलूंगा 10% काट दे तो तुम 90 कर दोगे उसको, मैं बोलूंगा 10% बढ़ा दे तुम 99 कर दोगे, वो भी एक तरीका है। लेकिन उससे क्या है ना, मतलब मर्जी है तुम्हारी, फ्रैक्शन में खेलना है उसमें खेलना है। लेट्स से क्वेश्चन मैं देता हूँ कि कोई एक प्राइस था, ठीक है, एक बार तुमने 20% कम किया, फिर 20-25% इंक्रीज किया, फिर उसको 10% कम किया, फिर उसको 20% बढ़ा दिया, फिर उसको 50% बढ़ा दिया,
फिर उसको 80% ड्रॉप कर दिया। अब बताओ नेट इफेक्ट कितना आया। फ्रैक्शन से कम टाइम लगता है, क्योंकि अगर ये बिना फ्रैक्शन के करोगे ना, तो पहले 100 का 90 करोगे, फिर 90 का 10% इंक्रीज करोगे तो 99 हो जाएगा, फिर 99 का 20% ड्रॉप करोगे तो वो 18 पॉइंट, मतलब 19 पॉइंट कुछ जो भी आएगा, 19.66 जो भी, 19.8। तो कंफ्यूज करता है वो। इसका बताओ, इसका जो मैंने किया इसका आंसर, इफेक्टिव आंसर क्या आएगा। आता है ये मतलब मेरे को याद है एसएससी वगैरह में आता है ये सब नाटकबाजी ना, 4-5 बार बार चेंज कर देते हैं और फिर उसको पूछते हैं कि बताओ क्या इम्पैक्ट है। उसमें तो खैर और टफ भी आते हैं, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं उसमें। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एक इस साल भी आया था, जिसमें आंसर था 10⁴ करके कुछ आ रहा था, p² -10, तो वो यही था, उसमें कुछ नहीं करना था, लल्लू सा सवाल था वो, है ना। 29.6 भाई साहब, तूने पूरी फ्रैक्शन जोड़ ली क्या, जो भी है, मतलब कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। यहाँ तक तो सेम प्राइस था, तो मैंने पहले उसको 0.9 किया, फिर उसको 1.2 किया, फिर उसको 1.5 किया, फिर उसको 0.4 किया, 0.4 नहीं 0.8 किया। तो जो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी कैलकुलेटर में डाल के इसका जो नेट आंसर आएगा वो आंसर होगा, है ना। देखता हूँ कितना, तो कैलकुलेटर से किया है कौशल, तुमने कैसे किया है इसको। 0.9 इंटू 1.2 इंटू 1.5 इंटू 0.8, 1 पॉइंट, हाँ भाई साहब सही निकाला है, 29.6 आ रहा है। अब इसमें इसका आंसर क्या आ रहा है ना, कैलकुलेटर में 1.296 आ रहा है, तो इसका मतलब 29 पॉइंट ये वाला परसेंटेज है। अब ये कैलकुलेशन टफ हो रही है ना, मतलब इसमें क्या होता है ना, काटापीटी हो जाती है, 9/10 लिखोगे इसको तुम, 12/10 लिखोगे इसको, इसको 15/10 लिखोगे, है ना, इसको तुम लिखोगे 8 मतलब 4/5, ठीक है। तो ये 5 से 5 ये 3 कट जाएगा, फिर ये फिर मान लो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, फिर और क्या कर सकता है, ये 2 है ना, ये 4 है, तो यहाँ से यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा ऊपर, 27 × 6 मतलब 120 और 42, 162/125, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 37/125, तो वो देखना पड़ेगा कितना हो रहा है ना। मतलब ऐसे थोड़ा सा आसान सा हो जाता है, थोड़ा सा ईजी पड़ता है। अब इसमें क्या, तुम ये आइडिया तो ले ही सकते हो ना, 37/125 मतलब 125 का 37 कितना होगा। अगर मैं इसका 1/3 करके देखता हूँ, 1/3 मतलब मैं इसको 120/1/3 1/4 करता हूँ तो 30 आएगा, तो मतलब 25% से ज़्यादा है। अगर मैं थर्ड करता हूँ 40 के आसपास, तो मतलब 30% के आसपास है ये नंबर, तो 1.30%, तो ऐसे कुछ आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन जो दिखेगा ना 30 के आसपास, वो आंसर मार दो तुम, ऐसे होता है। ऐसे ऐसे ही में तो हरामखोरी करते हैं, लेकिन इसमें नहीं इतनी करेंगे, इसमें दूर दूर के ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो ये वाला बनाओ, ये वाला सेम वैसे ही है, ये वाला बताओ। 5/4, 4/5, 11/10, 10, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या है ना, ये वाला इसका सिंपल सा कंसेप्ट होता है कैलेंडर का, तुम लोगों ने फॉर्मूले वॉर्मूले रटवा रखे हैं लोगों ने, है ना, वो मैंने कल मीम भी डाला था उसका, कि वो बोल रहा था 2 सेकंड में कर दो, तो उसने फॉर्मूला उसने रट रखा है ना, कि 6 साल बाद अगर लीप ईयर कुछ जो भी उसने रट रखा है। रटने वटना तुम्हें मन मर्जी है तो रट लो, नहीं तो क्या है कि जो बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक चीज सीख लो। बेसिक चीज क्या है, ये इसकी बेसिक चीज है, नंबर ऑफ ऑड डेज, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया तो एटलीस्ट तुमको बेस बताओ, बेसिक्स बताओ, है ना। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल ईयर के अंदर कितने दिन होते हैं, 365 डेज, 365 को 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 2 और 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर में 1 रिमाइंडर बचता है, मतलब एक एक्स्ट्रा दिन बचता है, 7 के मल्टीपल बनते हैं सारे बाकी, ठीक है। तो जैसे ही 7 का मल्टीपल बनेगा तो डेट सेम हो जाएगी,
कैलेंडर की, मतलब कैलेंडर सेम दिखेगा, मंडे 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 दिखेगा दूसरे है ना। तो इसमें क्या है कि तुमको याद क्या रखना है इसके अंदर, नॉर्मल दिन के अंदर वन ऑड डे होता है ना, क्योंकि 365 डिवाइडेड बाई 7 तो 52 वीक्स 1 डे ऐसे बनता है वो, और नॉट लीप ईयर के अंदर दो 366 हो जाता है तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो फिर वो 52 वीक और 2 ऑड डेज बन जाएगा। ऑड डेज मतलब कि लेट से तुम्हारा 2014 का कैलेंडर सैटरडे से खत्म हो रहा है, ठीक है, तो 2015 का कैलेंडर कौन से दिन से खत्म होगा, अगर मान लो ये सैटरडे है तो 2015 का कौन से दिन से खत्म होगा, वो एक दिन बढ़ के खत्म होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर ही है ना। हाँ नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन बढ़ के एक दिन बढ़ के नहीं, हाँ 2015 का एक दिन बढ़ के खत्म होगा, तो ये संडे होगा। अगर ये सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है तो ये संडे से स्टार्ट होगा, है ना, ये समझ आ गया ना। तो बस ये नौ ऑड डे और ये वाला कंसेप्ट होता है। अब इसके बेसिस पे बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, मैंने सारे इंक्लूड नहीं किए, तुम लोग देख लेना, लेकिन एक ही चीज पे आता है, इसमें दो चीजें कवर होती है, तो वो दोनों चीजें मैंने इंक्लूड कर दी। एक होता है कि जिस दिन प्रीलिम्स होता है ना उस दिन संडे होता है नॉर्मली, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जून 2019 का 99 का संडे कौन सा तारीख होगी, तो इसके अंदर एक ही चीज वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है तुम्हारी, कि जिस दिन तुम एग्जाम दे रहे हो, लेट से मान लो 2024 में एग्जाम दे रहे हो 4 जून को, है ना, तो 4 जून को संडे 2024 में है, तो ये संडे तुमको पता चल गया, तो इसके बाद आगे बढ़ा सकते हो तुम ऑड डेज के कंसेप्ट से। तो बस एक ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ये यूज करता है पहली चीज वो, और दूसरी चीज यूज करता है ऑड डेज का कंसेप्ट। ये दो चीजों से मोस्टली तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगी। एक तो रेफरेंस पॉइंट बताओ तुमको, और रेफरेंस पॉइंट के बाद इंक्रीज जंप कैसे करना है, ठीक है। एक तो एक हो गया रेफरेंस पॉइंट कि रेफरेंस क्या है तुम्हारा, और एक हो गया कि उसके अंदर एडिशन क्या कर रहे हो तुम, कितना एडिशन करना है, ये दो चीजें का खेल है। तो इसके अंदर ऑड एडिशन, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे ऐड होता है, लीप ईयर में 2 ऑड डे ऐड होता है। तो अब सोचो 2025 का मान लो कुछ भी दिन है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, 2025 से अगर मैं 26 में जाऊंगा तो एक दिन ऐड होगा, क्यों, क्योंकि 2026 क्या है, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर कैसे चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करके, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है ना। 27 26 से 27 में जाऊंगा तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है। 28 में जाऊंगा ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 28 से 4 से डिविजिबल है, तो 2 दिन ऐड होंगे। फिर 29 में एक दिन, फिर एक दिन एक दिन। तो मेरे को ये चेक करना है कि सेम कैलेंडर बन जाए। सेम कैलेंडर कब बनेगा, सेम कैलेंडर 7 दिन बाद बनता है, क्योंकि वीक तुमको 7 दिन बाद, मतलब अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो दोबारा मंडे पे आना है, तो मतलब 7 दिन का गैप चाहिए तुमको। तो सेम कैलेंडर तभी बनेगा जब 7 दिन जोड़ लो, यहाँ तक 7 दिन, 31 तक 7 दिन जुड़ गए, तो जो कैलेंडर 25 का है वही वही कैलेंडर 31 का होगा। क्योंकि ये एक एक कब जुड़ा है, जब तुम 30 से 31 तक आए हो, तब मैंने एक लिखा है। ये एक मैंने कब लिखा है, जब मैं 25 से 31 पर 26 पे आया हूँ। इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन ना हो, तो इसको ऐसे लिखो कि 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो जब 25 से 26 जा रहा हूँ तो 1 आ रहा है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, ठीक है। तो जब मैं जैसे ही 31 पे पहुंचा, इतने दिन मेरे ऐड हो चुके हैं ये वाले सारे, तो ये कितना, 4 और 3 7, तो 31 पे पहुंचने पे 7 दिन ऐड होंगे, 7 दिन ऐड होंगे तो कैलेंडर सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कैलेंडर में ये दो चीजें हैं, एक तो रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट तुमको पता होना चाहिए। और रेफरेंस पॉइंट कैसे यूज होता है, जिस दिन तुम पेपर देते हो वो ध्यान रखना, जिस दिन तुम पेपर दे रहे हो वो संडे है, ठीक है। बस उसके आगे पीछे तुम फिर जोड़ा पीटी तुम कर लोगे। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि लेट से 4 जून को, लेट से मान लो आज का दिन नहीं ले लेते हैं, किसी ने ग्रुप पे पूछा भी था तो क्वेश्चन है, लेट से आज जैसे थर्सडे है 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 2026 चल रहा है, और आज मान लो थर्सडे है, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं मान लो 23 अक्टूबर 26 को क्या होगा, कौन सा दिन होगा, तो तुम निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। तुम्हें दिन गिनने हैं और उसमें उसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ से आते हुए कोई फरवरी मंथ भी नहीं आ रहा, तो कोई लीप ईयर का भी कंसेप्ट नहीं है, तो नंबर ऑफ डेज काउंट करके 7 से डिवाइड करो, बस। सारे कैलेंडर के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। अब इसके ऊपर तुम्हारे तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हो, ठीक है। ये वाला करो, कंपाउंड इंटरेस्ट का ये, मतलब अब इसके बाद क्या है ना, जो पढ़ाने वाली चीज़ तो मैं पढ़ा चुका, इसके बाद पर्टिकुलर कुछ एक दो क्वेश्चन है जो मेरे को लगता है कि थोड़े कॉमन सेंस से हो सकता है, तो वो मैंने ले लिया ऐसे ही, ठीक है।
मतलब एक फॉर्मूला वार्मूले से तो तुम देख ही लोगे। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला कोई बनाना। फॉर्मूला ये बनेगा सिंपल सा, कि अगर सेम प्रिंसिपल बिकम्स क्यू, अच्छा, तो मेरा क्यू ही बन रहा है। पी के अंदर मैं 1+r/200 जोड़ता हूँ और उसको स्क्वायर करता हूँ, तो ये मेरा सेम बनता है, पी 1+s/100। सही किया है ना? हाफ ईयरली कर रहा, तो वो अगर एक साल में 12% इंटरेस्ट लग रहा है, तो 6 महीने में 6% लगेगा, फिर उसका कंपाउंड हो रहा है। मेरे ख्याल तो ये इक्वेशन बननी चाहिए, लेकिन अगर ये इक्वेशन से ना देखो तो कंफ्यूज हो गई। इक्वेशन से देखने से जरूरत नहीं है इक्वेशन की। तुम वैसे ही देख सकते हो कि अगर कोई चीज़ तुम्हें 2 बार जोड़नी पड़ रही है, ठीक है, तब तुम एक मतलब तुम्हें 2 जंप लगा के एक स्थान पे पहुंच रहे हो, तुम एक जगह पे पहुंच रहे हो। एक है कि तुम डायरेक्ट एक ही जंप में पहुंच गए, है ना? तो ज़्यादा पावरफुल बंदा कौन है? जो एक ही बंदे एक ही जंप में पहुंच गया। मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए इसका, है ना? क्योंकि नेचुरली कंपाउंड के अंदर देखो, जो नेचुरल ताकत मिल रही है वो आर को भी उतनी मिल रही है कि कंपाउंड होने का मिल रहा है, और एस को भी उतनी मिल रही है। लेकिन आर को ना 2 बार जंप लगानी पड़ रही है, और एस को एक ही जंप में काम चल जा रहा है। हाँ, मतलब जो भी है लॉजिकल सा था ये, है ना? ऐसा कुछ वो करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आ गया ना ये सबको। नहीं भी आया तो लॉजिक था, चमकता है तो चमकता है, नहीं तो नहीं चमकता। ये आसान है, इसमें तुम्हें पता ही होगा ये, लेकिन आ सकता है दोबारा, इसलिए इंक्लूड किया इस क्वेश्चन को मैंने। ये चीज़ ना दोबारा पूछ लेगा वो, है ना? तो ये पता होना चाहिए, देख लो इसको। ये पीएनसी में भी यूज होता है कि कोई, अगर तुमको 4 एनवेलप 4 जगह पहुंचाने हैं ना, तो कोई एक बंदा गलत जगह नहीं पहुंच सकता, कम से कम 2 बंदे गलत पहुंचते हैं, एक बंदा कभी भी गलत जगह नहीं पहुंच पाता। तो इसमें यही है कि एक बंदा एग्जैक्टली वन तो ये नहीं होता। अगर मान लो ये वाला एनवेलप इस वाले के पास चला गया, तो इस वाले को भी सही एनवेलप, इस वाले को भी सही एनवेलप नहीं मिल पाया, और इस एनवेलप को भी सही एड्रेस नहीं मिल पाया, है ना? तो ये दोनों के दोनों इफेक्ट हो गए, तो ये दोनों तो इफेक्ट हुए ही, ये भी इफेक्ट हो गए, ठीक है? तो दो मिनिमम इम्पैक्ट होते हैं। ये तब बता रहा हूँ जब इन दोनों को तुम एज इट इज ऐसे पहुंचा दोगे। अगर इन दोनों में भी स्वैप कर दोगे तो और ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। अब इसके अंदर फिर सेकंड इक्वेशन क्या है? 4c2। अब तुमको 2 लेटर सही जगह पहुंचे, मतलब कोई 2 लेटर सही जगह पहुंचाने, मतलब 2 खराब करने हैं, है ना? 2 खराब करने हैं, तो चारों में से कोई भी 2 चुन लो, है ना? ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे को शायद ये मैं पेपर में करके आया था किसी साल, तो मैंने किया था पेपर में। पता नहीं 21 का है या 22 का है, किसी साल का तो है ये। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बस मेरे को जो एक चीज़ सिखानी है ना, वो मैं बताता हूँ, तुम एक बार करो फिर मैं बताता हूँ। उन लोगों ने पीवाई के तो देखे ही होंगे ना सारे, या पहली बार देख रहे हो क्वेश्चन?
बताओ कुछ समझ आ रहा है इसमें या सर के ऊपर से जा रहा है क्वेश्चन? टोटल माइनस वन फुल रो टी, हाँ ऐसे एग्जैक्टली मतलब टोटल माइनस ऐसा करोगे ना, टोटल मतलब क्या होता है कि तुमको मतलब या तो सेलेक्ट कर लो है ना, या तो तुम क्या करते हो एनसीएम करते हो, मतलब फोर फोर या तो 5C3 करते हो या 5C2 करते हो है ना, या तो तुम सेलेक्ट करते हो या तुम रिजेक्ट करते हो। तो इसमें क्या है कि रादर देन काउंटिंग जो ये बोल रहा है एग्जैक्टली तुम क्या करो, टोटल नंबर ऑफ फेज निकालो और उसमें से वो वाले केसेस डिलीट कर दो जिसमें एग्जैक्ट इसका उल्टा हो रहा है। टोटल माइनस अपोजिट, जैसे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे? हाँ 9C3 - 3। ये समझ आया है ना सबको कैसे हुआ 9C3 - 3? नहीं आया तो बताओ। पहले तो मेरे इसमें क्या है ना, क्वेश्चन तो चलो तुम डिफरेंट पकड़ सकते हो, मेरे को बस एक ये चीज़ सिखानी थी। पीएनसी में बेसिक काम करते हैं हम लोग कि अगर हमें सीधे तरीके से जाने से मेहनत पड़ रही है ना, तो हम उल्टे तरीके से जाते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, हमें ये गिनना है कि हर रो में एटलीस्ट एक कॉफ़ी हो, तो हम ऐसा करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं माइनस ऐसे ऐसे केसेस जिसमें कॉफ़ी है ही नहीं किसी रो के अंदर, मतलब जब ऐसे वाला केस है कि जो केस क्वेश्चन बोल रहा है उसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है, उसका ऑपोजिट हो रहा है, तो टोटल माइनस ऑपोजिट करते हैं ना, तो उससे इजी आंसर आ जाता है। तो टोटल निकालना तो बहुत आसान है। ठीक है कि मान लो नो नो आइटम्स हैं, 9 आइटम्स को तुमको अरेंज करना है, 6 आइटम्स आइडेंटिकल है, 3 आइटम्स आइडेंटिकल है, तो 9 डिवाइडेड। हाँ वही 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 वोट्स वाला कंसेप्ट ही है। ये वाला जो टोटल माइनस ओपोजिशन वाला होता है ना, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट काम आता है, जेई में तो बहुत काम आता था ये। इससे मतलब मदद हो जाती है। अब तुम सोचो, तुम 81 केसेस तुम नॉर्मली काउंट करने जाओगे ना, कितना टाइम लग जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। इससे अच्छा बेहतर है कि 84 - 3 देखो इसको कि ये 84 - 3 है। समझ रहे हो ना, अगर तुमको एग्जाम में स्ट्राइक मान लो किसी को नहीं स्ट्राइक कराना 84 - 3, तो वो कैलकुलेशन में फंस जाएगा और पक्का कुछ ना कुछ गलती कर देगा। बताओ भाई ये समझ आ रहा है या नहीं? अरे पांडे तुम्हें तो आ ही गया। ऑलमो एटमोस्ट एटलीस्ट सब में यही टोटल माइनस, हाँ वही तो। अरे बहुत पावरफुल टेक्निक है भाई ये। मतलब जैसे हम मैथमेटिक्स में क्या करते थे ना, मैं जेई के टाइम पे भी करता था कि कुछ कुछ यूनिक, जैसे जीएस में भी मैं तुम लोगों को यही बोलता हूँ कि कुछ यूनिक नजरिए होते हैं चीजों को देखने के, है ना। मैं नहीं सोच पाया मान लो यूनिक नजरिया, तो मैं नोट्स में जरूर लिख लेता था उसको कि यार ऐसे भी देखा जा सकता है चीजों को, है ना। मान लो अब किसी को पता ही नहीं कि टोटल माइनस ऐसे भी काउंट करता है, तो वो बच्चा तो नॉर्मल तरीके से काउंट करने लग जाएगा, केसेस बनाने लग जाएगा, वो केसेस बनाएगा तो मारा जाएगा, है ना। खैर वो जो नॉर्मल बच्चा वो करेगा ही नहीं इसको अटेम्प्ट। बाकी तो फिर आसानी है कि एक ही केस हो सकता है कि क्योंकि 3 ही कप दिए हों, अगर 4 कॉफी के कप होते ना तो कंफ्यूज, तो फिर ये केस दिक्कत हो जाती है, फिर तो एक क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाता, फिर बहुत लंबा जाता क्वेश्चन। इसमें 3 ही कप दिए तो 3 कप के मैंने एक ही रो में बिठा दिए, और ऐसा मैं 3 तरीकों से कर सकता हूँ, पहली रो में बिठा दिया, दूसरी में, तीसरी में, तो 3 केस हटा दिए मैंने। और इनके अरेंजमेंट तो सारे के सारे आइडेंटिकल कप्स हैं, तो अरेंजमेंट सेम ही होगी, डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं होगी। ये पता है ना डिवाइड क्यों करते हैं 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से? क्योंकि जब आइडेंटिकल आइटम्स होते हैं तो उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिवली तुम्हारे अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस क्रिएट करते नहीं है, वो सेम ही दिखता है तुमको। 3 ऑप्शन, हाँ वही वही वही। ये मतलब इसी को मतलब एप्टीट्यूड बोल लो या जो भी बोल लो। निखिल इसकी इसलिए बोलता है, निखिल तो बोलता ही नहीं मैथ्स का पेपर है, निखिल तो बोलता है कि ये एप्टीट्यूड का पेपर है ये, कि तुम ऐसे कान पकड़ो या ऐसे कान पकड़ो, तुम्हारी मर्जी से, ऐसे पकड़ना है वैसे पकड़ लो, है ना। ये भी सेम, ये भी चलो आसान है, लेकिन कर लो ये वाला भी। इसी के बेसिस पे 3 4 सवाल आए हो, मैंने इसलिए डाला ये वाला। मेरा हर क्वेश्चन इंक्लूड करने का ना पर्पस है। इस क्वेश्चन पे तुम देखोगे ना, इस साल भी शायद आया था, या पता नहीं इस साल आया था, पिछले साल आया था, हर साल कोई एक या दो क्वेश्चन आ रहा है। और जब आ रहा है तो फिर कर लो। मैं यही तुमको उस दिन सीसेट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में सिखा रहा था कि मान लो मेरे को पता है ऐसे क्वेश्चन मैं बना दूंगा, ठीक है, तो जब मैं बना दूंगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन मैं जरूर कर लेता हूँ, कि कम से कम पता हो कि इस तरीके से होता है, और जब रटा होगा मेरे को कि इस तरीके से किया था, तो नया क्वेश्चन मैं जल्दी कर लूंगा, नहीं तो टाइम लगेगा करने में।
बताओ वो क्लास का कोई सेंस बन रहा है, 2.5 घंटे भी फूक दिए, कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं? या पढ़ा तो मैं पूरा सीसेट दूंगा बैठ के, लेकिन फिर वही वाली बात है कि हर किसी की अपनी एपेटाइट होती है। अब क्या है ना, फाउंडेशन तरीके से मैं नहीं पढ़ा पा रहा मेरी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं बच्चे की तरह पढ़ाऊँ, कि मैं मतलब एक जिसको पता होता है मैं उसी को बता पाता हूँ। दिक्कत ये है, इतनी पेशेंस है ही नहीं कि बच्चों की तरह पढ़ाओ। लेकिन खैर, आई थिंक कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। एक दो क्वेश्चन हो रहा है बस। बताओ भाई, ये समझ आया या नहीं आया? अरे पांडे, तुम्हें तो आ ही गया यार, तुमने तो सारे सीसर के सारे सवाल लगा के बैठे हो। और बताओ भाई कौशल। ठीक है, फिर ठीक है। अब इसने डिवाइडेड बाय टू क्यों किया, ये पता है ना? अगर मान लो 48 आंसर होता ना इसके अंदर, तो फिर दिक्कत हो जाती भाई। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, सी सेट वाले को साले सवाल बनाने ही नहीं आते, है ना? मजे नहीं ले रहे, वो मजे लेने चाहिए बच्चों के 48 ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर एक। ठीक है, वो देख के ही मार दे, मेरे जैसे तो मार देगा कि हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो हमारे जैसे को ट्रैप करने के लिए बनाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन, ताकि फिर बाद में आके हम रोएं कि हाँ ये वाला बनाओ, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। और ये कंसेप्ट ना कभी भी इसमें भी देखो वही चीज़ है। मैं टोटल माइनस ओपोजिशन कर रहा हूँ, इसमें क्या है, टोटल माइनस ओपोजिशन, इसमें भी मैंने यही किया है। मेरे को 99% मार्क्स लाने हैं ना, तो मेरे को 4 मार्क्स गंवाने हैं। तो मैं ये काउंट कर रहा हूँ, मैं 4 मार्क्स कहाँ कहाँ गंवा सकता हूँ, रादर देन उल्टा काउंट करने के। तो ये ईजी है काउंट करना, तो मैं क्या करूँगा, ये गिन लूंगा। अब इसमें क्या है ना, ऐसे ही एक क्वेश्चन और था, वो ये तो चलो आसान है। एक और क्वेश्चन था, उसमें काउंटिंग ज़्यादा हो रही थी, तो वैसे क्वेश्चन मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि जब गले में जब तक फांस ना अड़ी हो तब तक ना करे, दूर ही रहे ऐसे क्वेश्चनों से। ये पता है ना, बस जो भी सवाल तो तुम बना लोगे। मेन पता है ना, ये वाला इसको करते कैसे हैं, वो काउंटिंग करने की 4 नंबर तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब अगर तुम पीएनसी का फॉर्मूला वॉर्मूला देखोगे तो वो उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसे काउंट एटलीस्ट इतनी, इसमें 5 केस भी बन पाए, है ना? 5 केसेस की काउंटिंग तो एटलीस्ट तुमको आनी चाहिए करनी। छोटे छोटे काउंटिंग है ये। ठीक है, नहीं तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि 4 मार्क्स तुमको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो कितने तरीके से कर सकते हो तुम। अगर मान लो ये 5 केस है ना, एक ये टोटल 5 केस बन रहे हैं ऐसे। अगर मान लो ऐसे बनते तुम्हारे 10 केस, तो तुम फिर क्वेश्चन को लीव कर देते। इट्स बेटर टू लीव दिस क्वेश्चन, है ना? ये वाला बताता हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोबारा रिपीट आया नहीं है अभी तक। ये कभी भी रिपीट हो सकता है, ये वाली चीज़ ना। बहुत सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा था पूरे पेपर का मेरे को। मेरे से हुआ भी नहीं था एग्जाम में, मैंने बाद में सॉल्यूशन देखा था इसका। ठीक है, ये भी सेम उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए थे। और ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन है 5वां। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को देखो, इसमें ना बहुत सारे केस बनेंगे। तुमको 25 रन स्कोर करने हैं इनको यूज़ करके। ठीक है, तो अब जैसे ये वाला केस बना दिया मैंने, मान लो ये वाला केस बनाया, अब इसके अंदर नहीं, बहुत सारे केस, ये जो 4 है ना, इस 4 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ 1-1-1 के अंदर। तो बहुत सारे केस बनेंगे, तो इसमें कम से कम 7-8-10-15 केस बनेंगे। तो इससे अच्छा बेटर है इस क्वेश्चन को साले को छोड़ के चले जाओ। और वैसे भी बोल रहा है कि ये कितना है। अब इसके अपने केस बनेंगे, इसके मान लो 5 केस बनेंगे इस वाले के, पहले वाले के। ठीक है, तो क्या हुआ जो भी हुआ, ठीक है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन को इट्स बेटर टू लीव। पहले ये वाला करते हैं, ये वाला इजी है। फिर ये वाला करते हैं, ये वाला थोड़ा टफ है। ये वाला पहले तो बताओ सबको पता है या नहीं? अगर नहीं पता तो मैं बताऊं, अगर पता है तो फिर बताने का कोई सेंस ही नहीं है। या फिर ये छोड़ ही दिया कि भैया ये कौन दिमाग लगाएगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ दोबारा आ सकती है, और आएगी ना तो मतलब मुश्किल फॉर्म में आए तो ठीक है, फिर तो किसी से नहीं होगा। लेकिन अगर इजी फॉर्म में आए तो फिर बनाने वाला है। कि अब मान लो कोई सी सेट में दिक्कत आ रही है किसी को, तो बना सकते हो, तो बना लो, पी वाई क्यू में आया ही हुआ है। तो ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कैसे बनेगा।
बताओ इसको करना है या नहीं डिस्कस? इसमें चलो फिर मैं कर ही देता हूँ, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। इसमें क्या है ना, देखो ये बोल रहा है कि कुछ एक बैग में 10 पेयर रेड शूज़ पड़े हैं और 9 पेयर्स वाइट शूज़ पड़े हैं और 8 पेयर ब्लैक शूज़ पड़े हैं, ठीक है? ये कुछ पड़ा है एक बैग के अंदर। अब वो बोल रहा है कि एक-एक करके तुम शूज़ निकाल रहे हो, ठीक है? अब मान लो ये पेयर पड़ा है तो तुम पेयर एक साथ नहीं निकाल रहे, तुम पेयर का एक शूज़ ही निकालते हो एक टाइम पे, 1 बाय 1 और विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब तुम निकाल ले रहे हो तो फिर वापस डालते नहीं हो, तुम निकाल के रख लिया तुमने अपने पास, ठीक है? फ्रॉम द बॉक्स टू गेट अ रेड पेयर ऑफ द रिस्ट टू वियर। अच्छा, तो बोल रहे हो कि तुम ऐसे में मतलब कितने शूज़ निकालने पड़ेंगे तुमको मैक्सिमम, है ना? कितने शूज़ तुमको निकालने पड़ेंगे कि तुम्हारे हाथ में रेड पेयर आ जाए, रेड शूज़ का पेयर आ जाए। मैक्सिमम कितने बारी तुमको शूज़ बाहर निकालना पड़ेगा? मतलब मैक्सिमम कितने शूज़ तुमको, एक तो है कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि तुमको तुरंत ही तुमने पहली हाथ मारा, तुमको तुमको रेड वाला शू हाथ लग गया, दूसरा हाथ मारा, दूसरी बार भी रेड हाथ लग गया, है ना? ये वो वाली बात है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट रैंक आ गई, ठीक है? कि भाई प्रॉपर ही लकी हो। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, तुमने पहला हाथ मारा, तुम्हारे हाथ में व्हाइट लग सकता है, दूसरी बारी में तुम्हारे हाथ में ब्लैक लग सकता है, फिर तीसरी बारी में दोबारा ब्लैक लग सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर ब्लैक लग रहा है तो सारे के सारे सेम पेयर के ब्लैक लग रहे हैं। मान लो एक बार एक पेयर का ब्लैक मतलब 8 पेयर है ना, अलग-अलग पेयर हैं। तो पहली बारी एक पेयर का ब्लैक शू लगा, फिर अगली बारी दूसरे पेयर का ब्लैक शू लगा, तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि तुमको मैक्सिमम मतलब कितने कितने शूज़ मैं निकाल लूँ जिससे मैं एटलीस्ट श्योर हो जाऊँ कि रेड पेयर तो मेरे पास पक्का आ ही रहा है। मतलब रेड पेयर तो मेरे पास आ ही गया, 100% आ गया। तो उस केस में क्या है ना, तुम ये मान के चलो बुरे से बुरा होगा तुम्हारे साथ। जैसे तुम लोग मान के चलते हो ना कि मेरे साथ सबसे बुरे से बुरा होगा, है ना, ज़िंदगी में। तो तुम मान के चलो तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम्हारे हाथ में कभी भी रेड शू आता ही नहीं। जैसे तुम हाथ मारते हो तो रेड शू कभी नहीं आया। तुम्हारे हाथ में हमेशा व्हाइट और ब्लैक ही आ रहे हैं। तो सारे व्हाइट और ब्लैक सारे के सारे एग्ज़ॉस्ट कर दो। तुम ये मानो कि जितनी बार तुमने हाथ मारा, हर बार व्हाइट ब्लैक आ रहा है और तब तक आ रहा है जब तक सारे के सारे खत्म नहीं हो जा रहे। तो 9 पेयर हैं तो 18 बारी यहाँ हाथ मारना पड़ेगा, 8 पेयर है तो 16 बारी यहाँ हाथ मारना पड़ेगा। ठीक है? तो ये कितना हुआ? 20, 20 और 14, 34। 34 बारी तुमको हाथ मारोगे, तब ऐसा है कि तुम्हारे रेड पेयर हाथ में आया ही नहीं, तुम्हारे सारे व्हाइट और ब्लैक आ गए। अब उसके बाद जब तुम 35 वाँ हाथ मारोगे, तो मान लो रेड पेयर तुम्हारे हाथ में आ गया, ठीक है? और ऐसा हो सकता है कि 36वाँ हाथ मारा तो जो रेड पेयर हाथ में आया था उसी का ही पेयर तुम्हारे हाथ में आ गया, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है। लेकिन 36 आंसर होगा नहीं इसका, क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जब तुम 35 के बाद 36वाँ हाथ मारो तो तुम्हारे पास दूसरे रेड पेयर का शू आ जाए। पेन से समझाऊँ क्या इसको या समझ आ रहा है ओरली? आ रहा है ना? कि है ना? फिर भी लिख लेते हैं इसको, जब इतना खर्चा हुआ है तो। देखो अभी मैं मान के चलता हूँ तुम्हारी बिल्कुल बुरी किस्मत है ना? बुरी से बुरी किस्मत है। तुम्हारे सारे रेड, तुम्हें पहली बारी में सारे रेड और ये व्हाइट और ब्लैक शू ही हाथ में आ रहे हैं। तो 18 ये हाथ आ गए, 16 ये आ गए, तो 20 और ये 34 हाथ में आ गए। अब उसके बाद तुमने 35वां हाथ मारा, ठीक है? तो ये जो 10 पेयर हैं, तो 10 पेयर ऐसे होंगे, R1, R1, R2, R2, R3, R3, ऐसे-ऐसे करके R10 और R10। अगर तुम्हारी मान लो 35 की, तुम सोच रहे हो कि यार 5 अटेम्प्ट हो गए, प्रीलिम्स नहीं निकला, ठीक है? छठी बारी में तुम्हारा प्रीलिम्स निकल गया, तुम्हारे हाथ में सीधा रेड पेयर आ गया हाथ में, ठीक है? और तुम्हारे हाथ में जब तुम 35वीं बारी मारा तो R1 आ गया हाथ में, और जब 36वीं बारी हाथ हाथ मारा तो तुम्हारे हाथ में फिर R1 आ गया। तो तुम बोलोगे भाई मेरा 6 अटेम्प्ट में 5 प्रीलिम्स नहीं होते और छठे अटेम्प्ट में सीधा फाइनल आईएएस निकल गया, ठीक है? लेकिन क्या पता तुम इतने लकी ना हो, ठीक है? तुमने तुमने 34 तो मारे ही, ये तो मारे ही, 35 में तुम्हारे हाथ में R1 आ गया, 36वें में R2 आ गया, 37वें में R3 आ गया, और ऐसे-ऐसे करके जब तक ये सारे सिंगल-सिंगल खत्म नहीं हो रहे ना, तुम्हारे पास ये R1 हाथ में ही नहीं आ रहा। मतलब बुरे से बुरा केस क्या हो सकता है? इसलिए उसने पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कि मैक्सिमम कितना मेरे को चांस लग सकता है। तो तुम बोलोगे ये 34 इसके हो गए, फिर उसके बाद 10 इसके गिनोगे तुम कि बुरे से बुरा सारे के सारे सिंगल-सिंगल पेयर हाथ में आ रहे हैं, तो 44 हो गए। फिर उसके बाद जब 45वां हाथ मारोगे तो इनमें से कोई एक तो हाथ आएगा, और जैसे ही तुम्हारे हाथ में आएगा तो तुम्हारे पास उसका एक पेयर पहले से ही है। मतलब एक शू पहले से ही है, तो तुम बोल दोगे कि मेरा एक पेयर तो पक्का एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। तो इसको बोलेंगे बुरे से बुरी किस्मत, कि मतलब भाग्येश तुम्हारा छठे भाव में बैठ गया, उसके आगे पीछे राहु केतु आ गए, शनि आ गए, सब बुरा हाल हो गया, समझ रहे हो? तो वो वाली बात है। ये समझ आ गया ना? ये वाला जो काउंटिंग है ना, ये इसको अगर मैं मिनिमम कर दूँ इसको, लेट्स से मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ तो आंसर क्या आएगा बताओ? कि मिनिमम का कर रहा हूँ, मतलब कि तुम एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकालने वाले लोग हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो हमारे कनिष्क कटारिया सर थे, पहला हाथ मारा और सीधा आईएएस, आईएएस नहीं, सीधा रैंक 1 हाथ में आ गई।
तो हम बोलेंगे मिनिमम केस है, ठीक है। मैक्सिमम का तो हमने देख लिया, मिनिमम का बताओ, मिनिमम कितना लगेगा इसके अंदर? मिनिमम मतलब ब्लैक और व्हाइट तुम्हारे हाथ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, तो मिनिमम दो होगा कि तो R1 हाथ में आया, दूसरा भी R1 आ गया, बात ही खत्म, है ना, बेस्ट केस, ठीक है। तो ये समझ आ गया, अभी करेंगे, ये समझ आ गया ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे ख्याल, ये एटलीस्ट ये तो रिपीट हो सकता है, ये वाला तो चलो मुश्किल था, ये वाला तो सच में मुश्किल था, इसको छोड़ो तुम, लेकिन मेरे को लगता है ये तो पक्का रिपीट हो सकता है भाई, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी कर देगा इसके अंदर, और अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, इसको मतलब देख लेना इसको, है ना, इसको मतलब एटलीस्ट अपने रिवीजन में या जो भी मार्क करके रखना है इसको, जैसे मैं मार्क करके रखता था पेपर में कि यार ये क्वेश्चन तो देख के जाना ही जाना है, तो इसको मार्क करके रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब आते हैं इस पे। अब देखो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ लो यार, थोड़ा फिर देखते हैं इसको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन ये, क्योंकि मेरे को लगता है ये भी आ सकता है, और क्या पता बन जाए, आ जाए तो। ये समझ लिया ना, पढ़ लिया ना। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि तुम्हारे तुम्हारे हाथ में ऐसे कुछ अलग अलग तरीके के बॉल्स दे रखी हैं, ठीक है। अब उसमें वो बोल रहा है कि तुम बॉल्स निकाल रहे हो एक एक करके, ठीक है, सच दैट एनी एन बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली, एनी एन बॉल्स एक एक करके नहीं निकाल रहे, तुम 9 बॉल एक साथ निकाल रहे हो, ठीक है, मतलब एन बॉल्स एक साथ निकाल रहे हो, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तुम कुछ इतनी सारी बॉल्स पड़ी हैं, कितनी बॉल्स हैं ये टोटल बॉल्स जितनी भी हैं, मेरे को ध्यान नहीं, 190 थी या 180 थी, 180 थी होंगी, जितनी भी होंगी देख लेना, काउंट कर लेते चलो, जब इतना हुआ ही है तो 14, 34, 34 के बाद 50, 60, 60 के बाद 88, 88 के बाद 110, 110 और 16, 126, 126 के बाद 54, तो 170, 180, 180 बॉल्स हैं, ठीक है। तो 180 बॉल्स हैं, तो ये बोल रहा है 180 बॉल्स में से तुम कुछ एन बॉल्स निकाल रहे हो, 10 भी निकाल सकते हो, 20, कितनी भी निकाल सकते हो। वो बोल रहा है कि तुम ऐसी कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स निकालो, मतलब ऐसी कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स तुम निकालो कि तुम्हारे हाथ में एटलीस्ट एक वन फुल ग्रुप एक एक कलर का, तो जैसे मान लो 14 बॉल्स तुम्हारे हाथ में आ गई, सारे 14 ब्लैक आ गए, तो तुम बोल सकते हो कि यार एक फुल कलर का फुल ग्रुप मेरे हाथ में है ना, ये तो मेरे पास पक्का है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे कितने तुमको मिनिमम बॉल्स निकालनी पड़ेंगे कि तुम ये बोल सकते हो। तो अब इसमें फिर हम देखेंगे कि बुरे, हमारी किस्मत ही बुरी है, हमारा भाग्येश एकदम पीटा पड़ा है, ठीक है। तो हम सोचेंगे कि हमारे हाथ में पूरा ग्रुप आ ही नहीं रहा, हमारे हाथ में इस 14 में से पहले 13 आई, ठीक है, फिर जो 14वीं ब्लैक थी वो छुप गई जाके कहीं पे, फिर इस 20 में से 19 हमारे हाथ में आई, फिर 20वीं छुप गई जाके, ठीक है, 14th छुप गई, 20th छुप गई, इस 26 में से 25 हमारे हाथ में आई, ठीक है, फिर 26वीं छुप गई जाके, फिर ऐसे 28 में से 27 हमारे हाथ में आई, 28वीं छुप गई जाके, ठीक है। मतलब ये है कि सब कुछ एकदम लास्ट में जाके अड़ंगा अड़ रहा है, ठीक है। 38 बॉलों में से 37 हाथ में आई और 38वीं छुप गई जाके, फिर 54 बॉलों में से 53 हाथ में आई और 54th छुप गई, ठीक है। तो मतलब हर ग्रुप की एक एक बॉल ना जाके छुप गई है कहीं पे, तुम्हारे हाथ नहीं आ रही। तो ये सारी बॉल तुम्हारे अगर हाथ में आ भी गई तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुमने क्वेश्चन की फुलफिलमेंट नहीं करी। क्वेश्चन बोल रहा है कम से कम एक ग्रुप तो तुम्हारे पास पूरा हो, तुम्हारे पास हर ग्रुप की बॉल है, लेकिन एक फुल ग्रुप किसी भी कलर का नहीं है तुम्हारे पास, समझ रहे हो। फुल ग्रुप तुम तभी कर सकते हो जब तुम बुरे से बुरा केस ले लो कि सारी कलर्स की
एक एक बॉल छोड़ के तुमने सारी निकाल ली, ठीक है, तो ये सबको तुम काउंट करोगे, जोड़ोगे ना तो 174 आएगा। अब उसके बाद तुम कोई भी हाथ मारोगे ना, तो इनमें ये 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई तो एक बॉल हाथ में आएगी, क्योंकि यही बची है ना? ये वो वाली बात है कि तुमने सब कुछ सारी मेहनत कर दी, अब कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? मतलब अब तुमने मजबूर कर दिया सामने वाले को। तो बैग में अब यही 6 बॉल बची हैं और सारी की सारी 6 की 6 बॉल अलग-अलग कलर की हैं। तो जैसे ही तुम एक 175 वाला अटेम्प्ट करोगे ना, तुम्हारे हाथ में इन 6 में से कोई सी भी बॉल आएगी। जैसे ही कोई सी भी बॉल आएगी, तुम बोल सकते हो, मान लो ये वाली बॉल हाथ में आ गई, तो तुम बोलोगे ब्लैक का ग्रुप आ गया। ये वाली हाथ में आ गई, तुम बोलोगे ये वाला ग्रुप हाथ में आ गया। ये वाली आ गई तो बोलोगे ये वाला हाथ में आ गया। ये वाली आ गई तो ये वाला हाथ में। तो जोन-सी भी हाथ में आएगी, तुम बोलोगे मेरा पूरा ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो इसलिए 174 प्लस 1 175, ये आंसर सही है इसका। ठीक है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये समझ आ गया पहले, ये देख लो। इसमें ये वही वाली बात है कि तुमको बुरे से बुरा केस मानना है कि तुम्हारा बिल्कुल भाग्य फटा पड़ा है ना? अब अगला क्या है? अगला क्या है? ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है स्मॉलेस्ट दिस, अब तुम एम बॉल्स ड्रॉ कर रहे हो, मतलब वही वाली बात है। फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर। मतलब तुम्हारे पास ये सारे इतने सारे कलर की बॉल हैं, इनमें से कम हर कलर की एक बॉल तो हो, हर कलर की एक बॉल तो हो, ठीक है? तो उसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? मतलब मैं ये मान के चलता हूँ मेरी किस्मत बुरी है, मेरे पास डाइवर्सिटी आती ही नहीं, जब आती है तो सारी निकलता है तो हर अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ही निकल रहा है बस मेरा, ठीक है, आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा। तो जब मैंने हाथ मारा, मान लो मैंने हाथ मारा, ठीक है, तो मैंने ये स्मॉलेस्ट पूछ रहा है ना, ठीक है, मैं मान लो पहले नॉर्मल कैलकुलेशन करके देखता हूँ, फिर देखूंगा कि मेरा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या नंबर हो सकता है। मैंने लेट से हाथ मारा, ये 54, मैंने हाथ मारा, 54 बॉल्स हाथ में आ गई, ठीक है, ये सारी जो भी जितने भी बॉल्स निकाली उसमें से 54 की 54 ये हाथ में आ गई व्हाइट वाली, ठीक है, ये 54 की 54 व्हाइट हाथ में आ गई। 38 इसको दिखाता हूँ ऐसे करके, ये है, ये 54 की व्हाइट हाथ में आ गई, सारी रेड हाथ में आ गई, ठीक है, डाइवर्सिटी हाथ में नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हर कलर की एक बॉल हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मेरी किस्मत पिटी हुई है, मेरे को सारे कलर की बॉल मिल ही नहीं रही। मेरे को तो जब भी मैं हाथ मारता हूँ मेरी किस्मत इतनी बुरी है, या तो सारी ब्लैक हाथ में आती है, सारी ब्लू हाथ में आती है, मतलब सारे कलर नहीं आ रही, कोई एक कलर तो छूट ही रहा है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा कलर छूट सकता है। तो मैंने सारे व्हाइट ले लिए, सारे ब्लैक ले लिए, सारे रेड ये ले लिए, अब मैंने ब्लैक छोड़ दिया मान लो, ठीक है, तो मैंने ये काउंट कर लिए सारे, तो 180 टोटल थी, 180 में से मैंने 14 छोड़ दिए, ठीक है, तो 100 कितने हुए 166, मतलब ये इन सबको जोड़ोगे, मतलब मैंने सारी ब्लू निकाल ली, जब मैंने हाथ मारा सारी ब्लू हाथ में आ गई, सारी ग्रीन हाथ में आ गई, सारी ये वाली येलो हाथ में आ गई मेरी, येलो हाथ में सारी आ गई, सारी ब्लू आ गई, सारी ग्रीन आ गई, सारी रेड आ गई, सारी व्हाइट, सारी हाथ में आ गई, बस ये ब्लैक बच गई, ठीक है, ब्लैक बच गई, तो मतलब मैंने कितनी बॉल्स निकाल ली, 166 बॉल निकाल ली, क्योंकि टोटल बॉल 180 है और 14 ब्लैक बची हैं, 166 निकाल ली, ठीक है। अब मान लो मैं 166 नहीं, मैं 167 निकालता हूँ, तो ये तो पक्का है कि जब भी जैसे मैं 167 बॉल निकालूंगा, है ना, तो उसमें अब 14 बॉल जो बची है वो सारी की सारी ब्लैक ही है ना, जोन सी भी बची है वो सारी ब्लैक बची हैं, तो जैसे ही मैं एक एक्स्ट्रा बॉल निकालूंगा, वो सारी ब्लैक है, तो ब्लैक ही हाथ में आ सकती है और कोई हाथ में नहीं आ सकती मेरी, तो 167 नंबर होगा, जिसमें मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये सारी कलर आ जाएंगी। अब तुम इसमें उल्टा सोच सकते हो, तुम बोलोगे कि मैं उल्टा सोचता हूँ, है ना, तुम बोलोगे कि सर आपने पीछे से शुरू किया था 54 से, मैं तो आगे से करूंगा, आगे से कर लो, अगर आगे से करोगे ना तो तुम्हारा 167 नहीं आएगा, तुम्हारा नंबर आ जाएगा 125, ठीक है, लेकिन 125 गलत नंबर आएगा, मैं बताता हूँ कैसे। लेट से तुमने आगे से शुरू किया, तुमने सारी ब्लैक निकाल ली, ठीक है, तुमने ये वाले नंबर काउंट करो, मैं सारी ब्लैक निकाल ली, सारी ये कौन सी हैं, ब्लू, ब्लू निकाल ली, ग्रीन निकाल ली, रेड निकाल ली, व्हाइट निकाल ली, सारी निकाल ली, ठीक है। अब इन सबको तुम जोड़ोगे ना, तुम्हारा नंबर आ रहा है 126, ठीक है। अब तुम बोलोगे 126 में मैं जब 127th बॉल निकालूंगा तो मेरे हाथ में ये 54 वाली ये वाली बॉल आएगी, ठीक है, तो मेरे पास सारी डाइवर्सिटी हो जाएगी, तो सर 126 छोटा नंबर है 166 से, तो मैंने तो आंसर निकाल दिया, मेरा आंसर करेक्ट है, लेकिन तुम्हारा आंसर करेक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि इस केस में ऐसा हो सकता है, तुमने तो ये काउंट किया कि तुम्हारे हाथ में ऐसे इस ऑर्डर में बॉल्स आ रही हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे हाथ में ये 14 और 20 वाली बॉल हाथ में ही नहीं आई, तुम्हारे हाथ में ये सारी की सारी बॉल आई है, इन सबका काउंट करो, इन सबको टोटल कितना बनता है। 180 टोटल थी, 180 में से 14 काट दो, 20 काट दो, तो 160 और 14 और काटना है, 154, ठीक है, तो 154 तो तुम्हारे यही हो गए, है ना। जब तुम ये वाली लास्ट की बॉल्स काउंट करूंगा ना मैं, लास्ट वाली, तो 154 अटेम्प्ट बनेगा मेरा, जो 146 अटेम्प्ट बनेगा, तो 146 में मेरे पास ऐसा केस हो गया है कि मेरे पास कोई भी ब्लैक नहीं आई और कोई भी ब्लू नहीं आई, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास 2 बॉल छूट गई। तुम तो बोल रहे थे 125 में तुम्हारे पास ऐसा हो जाएगा कि सारी 126 27 में
सारी बॉल्स आ जाएंगी। लेकिन मैंने ऐसा केस बना दिया है कि मैं बड़ी बड़ी बॉल्स पहले उठा रहा हूँ जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मेरे पास ऐसा हो सकता है 2 कलर बच गए, है ना? मान लो ये भी इंक्लूड कर लूँ मैं, ये इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको इंक्लूड करूँगा, फिर मेरा आंसर यही 167 आ जाएगा। ये समझ आ रहा है या नहीं, दोबारा समझाऊँ? बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसको इंटरनेट पे देख लेना। हाँ, जो भी है। तो ये देख लेना, ये वाला क्वेश्चन अगर मेरे समझाने से समझ नहीं आया तो यूट्यूब पे देख लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को देख जरूर लेना यार, है ना? ये मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जैक्टली ये रिपीट ना हो तो इसके जैसा कुछ तो रिपीट होगा, है ना? बताओ ये आया, कुछ समझ या नहीं? चलो सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा, पहला पार्ट तो समझ आया होगा ना? पहला पार्ट तो आसान था इसका, सेकंड पार्ट थोड़ा टफ है। बताओ। आ गया ना? तो देखो ये देख लेना, बस ये 2 क्वेश्चन है, उसके अलावा तो फिर यार और बहुत सारे क्वेश्चन है ना? अब और क्वेश्चन भी देख लेते हैं, चलो अब रुको मैं दूसरा पेपर खोलता हूँ। और देखने क्या क्वेश्चंस? कुछ है नहीं देखने का, एक सेकंड रुको। हम्म, अब मैं तुमको ना देखो ये दिखाता हूँ कि किस तरह से जो हमने किया है ना, उसमें सारी चीज़ें वो थी, क्या थी कि मोस्टली डाइवर्सिटी, अगर तुम डाइवर्सिटी वाइज देखोगे ना, अगर तुमने मान लो टाइम एंड वर्क सीख लिया, तो टाइम एंड वर्क का सवाल बन जाएगा तुम्हारा, रेयर है कि ना बने, है ना? देखते हैं। और वो सिलेक्शन हैंड पिकिंग तो बता ही रखा है मैंने तुम लोगों को, हैंड पिकिंग कैसे करते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, अब देखो 2025 का लोग बोल रहे थे पेपर मुश्किल था, देखते हैं। अब देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने तुमको बता ही रखे हैं, ये काउंटिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है? तो काउंटिंग वाले और ऑप्शंस भी बहुत क्लोज हैं, ठीक है? तो डू नॉट एंटर इनटू दीस क्वेश्चंस जब तक तुम्हारे गले में फांस ना अड़ जाए, ठीक है? अब देखो ये क्या है, ये भी काउंटिंग का क्वेश्चन है। ऑल दो इसमें कम काउंटिंग है तो इसमें एंटर कर सकते हो तुम, लेकिन अब इसमें 6 7 8 काउंटिंग करनी है, तो ज़्यादा काउंटिंग करनी है। ज़्यादा काउंटिंग मतलब मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग, मतलब सिली मिस्टेक्स करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये क्या है? ये तो सिंपल लग रहा है। टू स्कोर रन स्कोर्ड वुड हैव टाइड द हाउ मेनी रन्स। आसान ही लग रहा है ये, देखो ये वाला, ये जो तुमको बताया था, ठीक है? तो ये आसान है, सब बनाने वाले सवाल हैं। ये वही आ गया, ये पैटर्न आ गया। ये स्पीड डिस्टेंस है, स्पीड डिस्टेंस भी आता है, इसको भी देख लेना, आसान है ये क्वेश्चन जहाँ तक मेरे को सरफेस पे तो आसान लग रहा है। अब देखो ये काउंटिंग का क्वेश्चन है। अब डिविजिबिलिटी रिमाइंडर थ्योरम तो हमने कर ही लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं भिड़ जाऊंगा इससे जाके, है ना? इसमें मतलब वो देखना पड़ेगा। सरफेस पे तो काउंटिंग लग रही है, हाउ मेनी दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द दिस। टोटल माइनस वो करना पड़ेगा, जो इनसे डिवाइड हो जाए, तो सारे काउंटिंग करनी पड़ेगी बैठ के, है ना? ये आसान है, इसको बना लेना। ये इसने डाला भी था, किसी सत्यम ने डाला था शायद ग्रुप पे, ये देख लेना, आसान है। इनइक्वालिटी को कैसे आपस में जोड़ते घटाते हैं वो देख लेना, ये भी आसान है। ये वाला ये नहीं कवर किया मैंने, ये रह गया कवर करना, इसको देख लेना, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है इसका, हर साल, मतलब विदाउट डाउट एक क्वेश्चन आ रहा है इसका हर साल, इसको बना लेना। इसमें कुछ नहीं करना होता, ग्रुप टोटल की काउंट करना होता है, टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर जो भी है ना उसको या तो 4 में तोड़ दो या 5 में तोड़ दो, मतलब या तो 4 बंदों की ग्रुपिंग करो या 5 बंदों की ग्रुपिंग करो या 6 की करो, जो भी है। मतलब मान लो लेट से 24 आ रहा है, 24 मतलब 6 × 4, या तो 4 की ग्रुपिंग करोगे, 6 की ग्रुपिंग करोगे। मान लो 20 आ रहा है टोटल नंबर, 20 आ रहा है मतलब 5 × 4, 4 की ग्रुपिंग करो, 5 की ग्रुपिंग करो, तो जो डिवाइजर्स होते हैं ना, डिवाइजर की ग्रुपिंग करनी होती है इसके अंदर, ठीक है ना? ये देख लेना, ये रह गया मेरा, ये हर साल आ रहा है। ये देखो फिर वही आ गया, डिवाइजर वाला, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। ये लल्लू से सवाल है, इसमें कुछ नहीं ढूंढना तुमको, वो ढूंढना है बस, काउंटिंग वाला।
ये पैटर्न वाला है। इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है ना, ऐसे क्वेश्चनों में एटलीस्ट जो पीवाई जैसे जो मैंने आईआर का सुबह डाला ना, कि आईआर में रादर देन लर्निंग द न्यू प्लेसेस इन न्यूज, या फिर उससे बिल्कुल ही हेट करने की जगह जो पीवाई क्यू में आया एटलीस्ट वो तो रटी लो यार। क्या पता चला पीवाई क्यू वाला ही रिपीट हो गया उठ के, तो पीवाई क्यू वाला रिपीट हो तो कम से कम वो तो सही हो जाए, अरघट वाली गलती ना हो, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये आ गया तो कम से कम इसको देख के भी ये है कि हाँ अगर ये रिपीट होगा तो ये तो गलत नहीं करूंगा मैं। ये टाइम एंड वर्क, ये टाइम एंड वर्क नहीं है, ये वो स्पीड डिस्टेंस का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आ रहा है, देख लेना। ये देखो ये पाइप वाला, ये देखते हैं चलो। ये वर्क एंड थ्योरम हमने कर लिया ना। जेड सेट ऑफ 20 पाइप्स कैन फिल 70% of tank in 14 minutes. Another set fills z, this fills if half of the this are closed and only half of the set are open and all the pipes of this are open, then how long it, ये देखो अब ये प्रॉपर वर्क एंड उसका क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ वर्क असाइन करो कितना है, एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी निकालो और कैलकुलेशन करो। इस क्वेश्चन को जोड़ लो उसके साथ जो थर्सडे और 11 डेज वाला क्वेश्चन था ना, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन है ये। सेम, कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ वर्क असाइन करो, मतलब टोटल नंबर है कितना पानी तुमको भरना है, ठीक है, जितना पानी भरना है, एक्स वाई जेड की एफिशिएंसी चेक कर लो कि कितनी देर में कितना पानी भर रहे हैं वो, बात खत्म। बस उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, जोड़ 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 एडिशन एडिशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना, है ना। अब ये बनाने वाला है यार, अब ये इतना पढ़ लिया फिर ये नहीं बना रहे, कैलकुलेशन एरर हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन अब इसको तुमको समझ नहीं आ रहा है, इसको देख के डर लग गया तो फिर गलत बात है ना। ये आसान है, देखो ये वो बन रहा है, 1 2 3 4 मतलब नंबर्स लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो नंबर एक डिजिट काउंट करना है, एपी से हो जाएगा ये। समझ गए ना पीवाई को कैसे यूज करना है। अब मान लो अब जैसे ये वाला है कोडिंग वाला, अब मेरे को जैसे जब मैं तो नहीं जिंदगी में किया, तो मैं जब 2024 के लिए देख रहा था तो मैं देख के गया था ये कोडिंग वाले क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, है ना। अब देखो ये वाला आ गया एक और वर्क, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया वर्क टाइम एफिशिएंसी वाला, इसको देखते हैं ये हो सकता है या नहीं। एक्स कैन कंप्लीट 1/3 6 days, वाई कैन कंप्लीट, जेड कैन कंप्लीट, ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n days एंड एक्स एंड वाई क्विट। अरे यार ये तो फिर वही सेम चीज आ गई बिल्कुल, है ना। तो मतलब इस साल उसने अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, वर्क पूछा तो वही चीज है जो उसने पूछी हुई है, बस उसको थोड़ा सा उसी के जो थर्सडे जैसा क्वेश्चन था ना, थर्सडे 11 days वाला, उसी के जैसे दो क्वेश्चन पूछ लिए। समझ रहे हो ना ये वाला क्या कह रहा हूँ मैं, ये बनाने वाला सवाल लग रहा है ना तुमको, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वर्क एफिशिएंसी साइन कर दो, कितना है 6 8 12, एलसीएम लो, इनका एलसीएम क्या आएगा 48 ले लो, ठीक है। तो एक्स की एफिशिएंसी 8 आ गई, इसकी 6 आ गई, इसकी 4 आ गई। 1/3 काम कर रहा है 6 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, 12 नहीं 18 दिन में, है ना। 18 दिन में काम कर रहा है, टोटल काम 48 है, तो नहीं इसका एलसीएम फिर 6 8 12 से नहीं आएगा, इसको पहले 1 पे कन्वर्ट करो 1/3 को, फिर नया एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब एक काम एक्स्ट्रा है इसके अंदर। पहले इनको इसको 18 का मानना पड़ेगा, 6 की जगह इसको मानना पड़ेगा 24, 18 24 और 16, 18 24 और 16, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 36 36 जो भी है देख 54 आएगा, 54 भी नहीं आएगा, देख लेना क्या आएगा, बड़ा सा नंबर ले लो कोई, तो वो एलसीएम लेके हो जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। बताओ भाई, इतना 3 घंटे लगा दिए, कम से कम ये तो बनना चाहिए ना, समझ आना चाहिए ना सवाल कैसे बनेगा, तो बताओ। हाँ बस ये बना के आना भाई अभी, और यही इतना बना दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा सी सेट, इसके बाद सी सेट नहीं रुकता है। पीवाई क्यू में देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, वैसा ही क्वेश्चन अगर पीवाई क्यू में रिपीट हो रहा है तो उसको बनाना है, बस एज सिंपल एज दैट, दिमाग में लगाना है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो ये तो चलो अच्छा क्वेश्चन था। ये क्या है, ये भी है वही है, बार बार आता है ये डायरेक्शन वाला भी। देर आर 7 पेसेज कनेक्टेड बाय द वेरियस मोड्स, ए इज दिस, अच्छा इसमें बनाना पड़ेगा बैठ के, ठीक है। ब्लड रिलेशन भी आ रहा है, इसको भी देख लेना। ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई टू अवॉइड, पहले फर्स्ट इंस्टेंस में मत करो ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रस्टवर्दीनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन द एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या बात हुई, ट्रस्टवर्दी पीपल आर मोस्ट वल्नरेबल पीपल है, ये क्या बात हुई, ये तो गलत मैसेज है, मैं थोड़ी लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा।
नो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज पॉसिबल, ये भी गलत बात है। ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट इंटेल, ये सबसे बैलेंसिंग ऑप्शन है, सीधा मतलब आंसर ही आ गया। आंसर क्या 72 का डी होना चाहिए। वो चीज़ लग रही है अपनी जो मैंने बताई थी ना, वी मस्ट यूज WPI एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली कुछ नहीं होता। द प्राइस कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट का कोई मतलब नहीं होता। इन्फ्लेशन डाटा अंडर प्रेजेंट सर्विसेज इन दिस नॉलेज इन्फ्लेशन रेट इज नॉट रियली ऑफ एनी, नॉट रियली कुछ नहीं होता। इन्फ्लेशन डाटा अंडर प्रेजेंट्स, ये सही लग रहा है मेरे को। नहीं रुक जा, द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर द राइज ऑफ दिस, ये भी हो सकता है, बी या सी में से हो सकता है। अब देखना पड़ेगा क्रूशियल मैसेज और रैशनल मैसेज। करेक्टली मेजर है ना, तो ठीक है, तो इसने ओपन एंडेड कर दिया इसको, तो ये हो सकता है। मैं तो इसका ये मारता भी, समझ रहे हो ना मतलब यार। अब सी सेट में भी बता दिया मैंने तुम लोगों को, सी सेट का गड़बड़ मत करना, अब जिसका भी सी सेट वीक है। सारे आसान से सवाल हैं यार ये वाले। ये वाला भी देख लेना। अब देखो इसमें क्या है ना, इससे ये ऐसे क्वेश्चन से सीखने से क्या मिलता है। लेट से तुमको देखने को नहीं समझ आ रहा है, ये पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, तुमको नहीं समझ आया, तो अब सॉल्यूशन देख के तो समझ आ जाएगा ना पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर है ना। तो जब सॉल्यूशन देख लिया तो फिर ऐसी चीजें दिमाग में चिपका, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी यूनिक चीजें जो तुम खुद नहीं सोच सकते, उसी चीजों के ही नोट्स बनाए जाते हैं। जो तुम खुद सोच सकते हो और तुम्हारे दिमाग में खुद आ जाता है, तो उसको, उस चीजों को नहीं ध्यान दिया जाता है ना। तो अगर तुमको नोट करना है तो इस चीज को नोट करोगे नोट्स में जाके, या जो भी अगली बार ध्यान रखोगे तो इसी चीज का, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर है और ये ऑलवेज इट इज पॉजिटिव, इज दिस पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा ही, होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसकी बताने की जरूरत नहीं है, इसको बताने की हमें जरूरत नहीं है इन दोनों की, विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द स्टेटमेंट। ये देखो ये फिर वही आ गया। ये सब बना लेते हो या नहीं बना लेते। एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज p is as much more than average as q is less than, what is the value of r। तो r ही तो एवरेज है, नहीं तो मतलब के, r ही तो k है, फिर वही तो, तभी तो उसके बैलेंस चल रहा है ना सब कुछ, सिमेट्री है, k होगा इसका आंसर। बताओ ये वाले सवाल बना लेते हो 76 या नहीं, ये इसमें भी दिक्कत आती है, बताओ भाई, नहीं तो बंद करते हैं फिर। ये लास्ट है, इसके बाद सी सेट नहीं करेंगे, बस ये सी सेट का यही लास्ट वीडियो, इसमें जो पूछना है पूछ लो, मतलब मेरे हिसाब से तो हो गया बस सी सेट अब जितना होना था। इसके बाद सी सेट रुकने का मतलब नहीं बनना चाहिए, और रुक भी नहीं रहा किसी का, कट ऑफ भी 92 गई है, तो उससे ये दिख रहा है कि सी सेट किसी का रुका नहीं है। ठीक है, करते हैं फिर बंद, 3 घंटे का हो गया है ना। चलो ठीक है फिर, कर लो, बाय। Was my approach towards the MCQ solving. If you like it, do tell me in the comment section, and also tell the topic you want me to make the video on. Thank you guys. Good luck.